नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस दिन हमारी पहली क्लास होगी उससे अगले दिन आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज और MCQ आपके सामने लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिसने क्लास 1 अभी तक नहीं देखी है, बेसिक और ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, पहले आप जाके वो क्लास देखें, उसके बाद आप इस वीडियो में MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है वो तो सीमित हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। तो इसमें आप ऑप्शन सी दे सकते हैं, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। तो हमारा ये राइट आंसर है। उसके बाद सीमित संसाधनों के कारण क्या आवश्यक हो जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास संसाधन सीमित और इच्छाएं असीमित के कारण हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी भी चीज़ का चयन करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए आप ये देख सकते हो कि सीमित संसाधनों के कारण हमें चयन की आवश्यकता होती है, निर्णय की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभी आपने पीछे दोनों पॉइंटों में पढ़ा है कि चयन और निर्णय, इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद हमने इससे पीछे वाली क्लास में आपको गैर आर्थिक और आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था। तो प्रश्न है, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा, जिसमें आपको धन की प्राप्ति हो रही है, आय प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, पैसा प्राप्त करना, वो कौन सी क्रिया होती है? आर्थिक क्रियाएं। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया जिसमें हमें पैसा मिल रहा है? समाज सेवा क्या है? हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक कार्य है वो भी हम पैसे के लिए नहीं कर रहे। जो शौक से पेंटिंग है, शौक से हम गाना गा रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम जो शौक से कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन कोई मजदूर है, वो मजदूरी करता है, तो वो किस में आता है? आर्थिक क्रिया के, वो पैसे के लिए कर रहा है। गृहिणी का घरेलू कार्य किस श्रेणी में आता है? जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि जैसे घर में हमारी माँ है, बहन है, हमारी वाइफ है, जो भी है, वो काम करती है घर में, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कर रही है, उसके लिए उसे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो गृहिणी का घरेलू कार्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गैर आर्थिक, जिसके लिए उसे कुछ पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया है? गैर आर्थिक, पैसा नहीं मिल रहा है। व्यापार पैसे के लिए कर रहे हैं, नौकरी पैसे के लिए कर रहे हैं, निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप रिटर्न पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन जो समाज सेवा है वो बिना पैसे के लिए कर रहे हो, गैर आर्थिक। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसकी मूल समस्याएं क्या क्या है? अर्थशास्त्र की मुख्यतः 3 समस्याएं हैं। हमने पीछे वाली क्लास में बताया था 3 कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या उत्पादन करें, यह समस्या है। तो ये समस्या है, उसका काम क्या है? वस्तु और सेवा, मतलब हम कौन सी चीज बना रहे हैं और किस चीज के प्रति उसको सेवा दे रहे हैं, मतलब उसका कार्य कर रहे हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, यह भी इससे संबंधित जो 3 केंद्रीय समस्या है वो यही है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करें, हमें पहले वस्तु पता होनी चाहिए, फिर उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, सेवा करना आना चाहिए, मतलब हमने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कैसे उत्पादन करें, मतलब आपको पता है कि उत्पादन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो वो उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है? उत्पादन तकनीक, हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें उत्पादन शुरू कैसे करना है, किसके लिए उत्पादन करें। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हो वो किस श्रेणी के लोग लेंगे। ऐसा भी है जैसे हमने कोई नॉर्मल घड़ी ले ली, वो घड़ी 200-300 रुपए की है, उसका हमने पीछे वाली क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। कोई घड़ी है भाई वो 10,000 की है, 20,000 की है, कोई घड़ी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, लाख लाख 2-2 लाख की है। तो श्रेणी वर्ग हम उनको बांट रहे हैं। तो उपभोक्ता वर्ग, हमें पता होना चाहिए कि उसको किस श्रेणी के लोग लेंगे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, ये सारे। उसके बाद लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, जो श्रम है और जो पूंजी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो श्रम प्रदान होगा उसमें क्या होगा? मजदूर ज्यादा होंगे, श्रम ज्यादा होगी। ओके। उसके बाद पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिसमें पूंजी का मतलब होता है भाई मशीन, जिसमें मशीन और तकनीक इनका ज्यादा प्रयोग करेंगे, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पूंजी प्रधान तकनीक के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद विकासशील देशों के लिए उपयुक्त तकनीक कौन सी है? जो विकासशील देश हैं उसके लिए हमें श्रम प्रधान, मतलब जो लेबर है उसके जरिए हम काम करते हैं, लेबर ज़्यादा होनी चाहिए, पूंजी कम होनी चाहिए, पूंजी मीन्स कैपिटल, मतलब मशीनरी कम होनी चाहिए विकासशील देशों के लिए। विकसित देशों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पूंजी प्रधान होना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल हमारा भारत देश है वो 2047 तक विकसित देश होने जा रहा है। अभी फिलहाल हम कौन से देश हैं? विकासशील देश हैं। हम विकास की तरफ जा रहे हैं। 2047 तक हमें विकसित देश होने का टारगेट रखा हुआ है और उसको हमें किसी भी हालत में पूरा करना है। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में भी मैंने आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था। जो माइक्रो सूक्ष्म, मैक्रो बड़े उस पे बड़े लेवल पे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे जो छोटी कंपनियां होती हैं, मैक्रो का मतलब बड़ी कंपनियां जो सूक्ष्म, एक समष्टि एक सूक्ष्म। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जैसा कि आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया गया था, रैगनर फिश। उसके बाद अगला प्रश्न है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये आ गया भाई, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो हमारा माइक्रो है और समष्टि जो हमारा मैक्रो है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है भाई? अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है भाई? केन्स, J.M. केन्स। इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही पढ़ाया था। इसकी इन्होंने जो जो किताबें लिखी वो किताबें आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है भाई। मैंने इससे पीछे वाली क्लास में 3 किताब कम से कम सभी की दे रखी हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस तरह का अध्ययन करता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र जैसे कि मैंने बताया वो छोटे श्रेणी में आते हैं, छोटे श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर मीन्स मतलब एक एक चीज़ का प्रयोग होगा उसमें, जैसे देश में पूरे देश का, समाज में पूरे एक समाज का, वैश्विक में पूरे एक समुदाय का। लेकिन व्यक्तिगत है वो एक आदमी का, जैसे एक व्यक्ति की आय होगी वो चीज़। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है? ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट है इनका पता होना चाहिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय कौन सा? मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको कि यदि एग्रीगेटिव डिमांड एंड एग्रीगेटिव सप्लाई का जिक्र हो रहा है तो वो आता है समष्टि के अंदर, लेकिन सिर्फ मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का वो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। उसके बाद है निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? समष्टि अर्थशास्त्र का बड़े लेवल पर। अब बड़े लेवल पे क्या है आपको इनमें से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो किसके अंतर्गत आती है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद प्राइस थ्योरी किससे संबंधित है? ये भी हमने बताया था भाई, जो प्राइस थ्योरी है वो हमारी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। और जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट जो हमने बताया था वो हमारी आती है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है भाई? जो 100% सच है, सकारात्मक, जिसके अंदर तथ्य है, हमें पता है कि ये चीज इस बिहाफ पे है। जैसे क्या है, व्हाट इज, इसका अध्ययन किस में होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स सकारात्मक, जो 100% श्योर है अपने आप में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि हमें तथ्य पता है, हमें यह पता कि 100% ये चीज सच है। उसके बाद भारत में बेरोजगारी है, तो भारत में बेरोजगारी है यह कथन है किसका? नॉर्मेटिव का, जिसमें क्या है का जिक्र होता है, वो सभी हमारी किसके अंतर्गत आती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने बताया था कि काल्पनिक कोई चीज होगी, मतलब हमें 100% उस चीज की गारंटी नहीं होगी कि यही चीज है। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें है नॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए, ये चीज किसके अंतर्गत आती है? ये चीज हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पर आधारित है? तो ये हमारी नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी आधारित होती है मूल्य निर्माण, मूल्य निर्णय पर। मूल्य निर्णय मीन्स मतलब हमें किसी चीज की 100% श्योरिटी नहीं है, हम एक आइडिया, अनुमान लगा के चल रहे हैं। गरीबी कम होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए, मतलब ये हम काल्पनिक चीजें ले रहे हैं कि कम होनी चाहिए, तो वो किसके अंदर आती है? नॉर्मेटिव। इससे अगले प्रश्न में भी आप देख सकते हो, आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रित करनी चाहिए।
मीन्स आरबीआई शुड कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो वो किसका है, वो भी एक कथन है नॉर्मेटिव का, मतलब उसमें भी हम क्या लगा रहे हैं, आंकड़ा अनुमान लगा रहे हैं, काल्पनिक ले रहे हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स मीन्स पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है, वो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, हमें पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखना भाई। उसके बाद पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, हमने अपने वातावरण को बचा के रखना है। ये नहीं है कि आप किसी मशीन का ऐसी का यूज कर रहे हो जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, हवा का प्रदूषण, पानी का, अच्छा ध्वनि प्रदूषण हो रही है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए करनी है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किससे संबंधित है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक संसाधन मीन्स इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो औसत कीमतों में वृद्धि, औसत कीमतें मतलब आप एक एवरेज कोई भी प्राइस है तो वो ले सकते हो, तो वो किसका उदाहरण है, अभी औसत में आपको जैसे मैंने बताया था पर कैपिटा इनकम, जिसमें औसत प्रति व्यक्ति आय, उन सभी का जिक्र होता, तो वो सभी किसके अंतर्गत आती है, समष्टि समस्या मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। इन्फ्लेशन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, जो महंगाई है वो आपको पता है कि वो भी एक बड़े स्तर पर है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है इन्फ्लेशन। उसके बाद निम्न में से कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, वो भी आपको पता है कि एक वस्तु की कीमत तो एक जिक्र हो रहा है, एक फर्म की कीमत एक का ही हो रहा है, जो मजदूरी दर है वो भी एक का ही है, लेकिन जो औसत मूल्य स्तर में वृद्धि है तो वो हमारा किसका उदाहरण है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये आप एमसीक्यू के आंसर देख सकते हो। उसके बाद ये तो भाई थे हमारे टेस्ट सीरीज। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ये सिर्फ एसएससी नहीं है भाई, ये हर एग्जाम के लिए है, चाहे आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, नेवी की, एयरफोर्स की, किसी भी स्टेट एग्जाम की, हर चीज़ के लिए अर्थशास्त्र आपको ये नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट के तौर पर मतलब सिर्फ नंबर पाने के लिए, इकोनॉमिक्स भाई सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि धन की जो मैनेजमेंट होती है वो सभी को करना आना चाहिए। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, जो अर्थशास्त्र वो किस चीज का विज्ञान है, वो धन का विज्ञान है। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन कहा था एडम स्मिथ ने। एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं, लेकिन भारत में यदि पूछ लें कि भारत के या प्राचीन काल में या अभी भारत के पूछ लें तो उसका आपको याद रखना है चाणक्य, कौटिल्य, वो हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे आपको पता है कि छोटे स्तर पर मीन्स व्यक्तिगत इकाइयाँ, उसका अध्ययन करता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम मैक्रो, मूल्य स्तर जो प्राइस वैल्यू है वो भी मैक्रो, जो आर्थिक विकास है इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी मैक्रो। निम्न में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े लेवल का आता है, मीन्स आपकी राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है रैगनर फिश। उसके बाद यदि पूछ ले कि जेएम केन्स इन्होंने भी, अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने भी, एडम स्मिथ, मतलब हर पॉइंट आपने अभी किसी ना किसी पर्सन में पढ़ा है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और इनकी बुक्स हैं जो मैंने पीछे वाली क्लास में दी है भाई, उनको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद व्हाट इज, क्या का अध्ययन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको काफ़ी बार कि क्या का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो है अपना नॉर्मेटिव, मानक। गरीबी समाप्त होनी चाहिए, अब क्या होना चाहिए, गरीबी समाप्त होनी चाहिए, तो वो किसके अंतर्गत आती है, नॉर्मेटिव, मानक, काल्पनिक। सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, ये हमें किस समस्या को जन्म देती है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए उसका क्या करना पड़ता है, हमें उसका चयन करना पड़ता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है, अब आर्थिक क्रिया क्या है, जहाँ से पैसा बन रहा है, पैसा कहाँ से बन रहा है, सिर्फ मजदूरी से,
धार्मिक कार्य से पैसा नहीं बन रहा, समाज सेवा से पैसा नहीं बन रहा, और शौक से लिखे, शौक से किया गया कोई भी कार्य उससे पैसा नहीं मिलता है। जीडीपी, जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसके अंतर्गत आती है? जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी जीडीपी है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षित करना है, उसका ध्यान रखना है। श्रम प्रधान तकनीक अधिक उपयुक्त कहाँ पे होती है? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि श्रम प्रधान देश, मैंने अभी आपको बताया था कि श्रम प्रधान देश विकासशील देशों के लिए होता है और पूंजी प्रधान तकनीक विकसित देशों के लिए होता है। और भारत कब तक विकसित देश बनने का जो हमने टारगेट रखा वो कब तक का है? 2047 तक का। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? कि इन्फ्लेशन का अर्थ है कि औसत मूल्य सत्र में वृद्धि, ये हमारा क्या है? इन्फ्लेशन। उसके बाद ये जो एमसीक्यू इनके हमने आंसर दे रखे हैं भाई, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो हमने बोला था आपको कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए आएगा, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, आप इसको एक बार देख लो। प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत क्या होता है भाई? जो हमने पॉइंट बताए थे आपको वो पॉइंट इसके अंतर्गत हैं, आप ध्यान देख सकते हो। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आपको ये प्रश्न खुद करके देखने हैं। ये प्रश्न करने का तभी फायदा है जब आपने क्लास प्रॉपर तरीके से ले रखी होगी। तो मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप देने हैं। आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना कि 80% से ज़्यादा हमारे मार्क्स स्कोर होने चाहिए। मैं एक बार स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। लास्ट में मैं इनके आंसर भी दूंगा भाई, आप सभी अपने आंसर चेक कर लेना कि आपके कितने ठीक है कितने गलत हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी आपको रखनी है कि आपके कम से कम यदि 15% कर रहे हो तो 13 से 14% तो कम से कम आपके ठीक होने चाहिए। मैंने सेक्शन वाइज आपको अलग अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। और ध्यान रखना भाई, जो क्लासेस हैं वो आपको प्रॉपर लेनी है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोट्स हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नोट्स भाई यदि जब तक आप अपने खुद के नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को समझ के नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे आप सभी देख सकते हो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ही है और सेक्शन वाइज है, आप ध्यान प्रॉपर तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हो। और एक चीज़ का स्पेशल तौर पर ध्यान रखना भाई कि मैक्सिमम मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन के अंतर्गत आपकी क्लास प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज सारी चीज़ कंप्लीट होंगी। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप चाहे लाइफ में चाहे किसी एग्ज़ाम में आपको मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। आप बड़ी आसानी से इन सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हो, आपको मैनेजमेंट अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये एमसीक्यू के आंसर हैं, आपको ये देखने हैं कि आपके 23 में से कितने ठीक है। कम से कम आपके 23 में से 20 से 22 ठीक होने ही चाहिए। यदि आपने प्रॉपर तरीके से क्लास ली है तो उस चीज़ में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके प्रॉपर तरीके से बनेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जय हिंद, जय भारत।